अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमल दुआ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सजाद मीर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में सजाद मीर साहब मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स का, यूथ का पैनल जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन करता है वो भी हमारे साथ मौजूद होता है। आज हमें यूथ के पैनल में ज्वाइन किया है मुनीब घुमन ने, जैन खोकर हैं, अली बेग, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और मीर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र मीर साहब ठीक ठाक। मीर साहब आज बहुत सारे अहम वाक़यात हैं, ख़ासतौर पर सदर ओबामा के हवाले से। आज उन्होंने पहली बार वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत ने आपस में मिलकर तय करना है, कोई भी तीसरा मुल्क अमेरिका भी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन से पहले उनका मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ था, क्या समझते हैं आप? असल में ओबामा अमेरिकियों को तो इसलिए अच्छा लगता था कि वो बात करता था चेंज की, तब्दीली की जी। और हमें जिस फिक्रे पर सबसे ज़्यादा वो पसंद आया था और लहलोट हो गए थे हम पाकिस्तानी उस पर, एक तो ये भी था कि उसके नाम के साथ हुसैन लगा हुआ था, ये भी था कि काला है, अगर काला आ जाए अमेरिका में तो शायद उसमें ज़्यादा इंसानियत के लिए कुछ ज़्यादा मोहब्बत और होगी। लेकिन एक बात थी कि उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, गोया वो कश्मीर के मसले को भी हल कराएंगे, जिस पर भारत में बहुत इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ था। असल में वहाँ भी इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिला सोचे समझे होती है। आज पर भी उनके जो मुखालिफ हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में कि लगता है कि शायद वो सब करना जो है नामुमकिनात में से है, मुश्किलात में से है, होना आसान नहीं, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन में करते हैं। उसके बावजूद भी इनका रवैया ये लगता था कि ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक करना है तो उसके लिए लाजम है कि पहले कश्मीर का मसला तय किया जाए, और कश्मीर का मसला तय होगा तो उस मसले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, और ये ताल्लुकात बेहतर होंगे तो खित्ते में बहुत सी बातें जो है ना वो पॉजिटिव रुख इख्तियार कर सकती हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के मसले पर। उस वक्त भी इतना ही जिंदा और जावेद मसला था ये। तो उन्होंने जब ये बात शुरू हुई तो शुरू में जब आया कि उन्होंने अमेरिका, तो इंडिया ने एक तरह का तासुर दिया। उनका एक पुराना स्टैंड है कि हम जो ये मसला है कश्मीर का, ये हमारा बाहमी मसला है, बायलैटरल है, इसमें कोई तीसरा फ्रीक जो है वो सालिस नहीं बन सकता। तो उन्होंने अपने पुराने मौक़िफ़ के लिहाज से ये बात कही और गोया इस बात पर इंसिस्ट किया कि ये बात हम नहीं मानेंगे। तो लगता था कि जैसे अमेरिका ने इस बात को विड्रॉ कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भारत से कुछ ना कुछ कन्वे करता रहता है। अब जो उनके ताल्लुकात शायद इतने गैर मामूली हो गए हैं या इतने वाजे हो गए हैं, और शायद अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू इतना बदल गया है कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि भाई कश्मीर के मसले में अब तीसरी कोई फ्रीक जो है शामिल नहीं हो सकता। आप कुछ करना तो चाहे तो कर लें, अमेरिका भी नहीं हो सकता। गालिबन उनका ख्याल है कि हमारा ख्याल होगा कि शायद बरतानिया हो जाए, बरतानिया के चूँकि इंटरेस्ट हैं वो इस खित्ते से गया है, वो बातें भी ऐसी करते रहे, उनको कोई मुल्क नहीं कर सकता। तो ये इंडिया को एक बहुत बड़ी कंसेशन देने के मतलब है। मेरा बिल्कुल जी मीर साहब, कतक कलामी की माफ़ी। और इसके हवाले से कुछ और भी उनके बयानात हैं ओबामा के, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, एक न्यूज़ ब्रेक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सजाद मीर के साथ। और ब्रेक से पहले मीर साहब, आप सदर ओबामा के जो पहली बार उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में मसला कश्मीर के हवाले से बात की, दो बातें और मैं ऐड करूँगी कि उन्होंने कहा कि इंडिया के अफगानिस्तान में अहम किरदार की भी बात उन्होंने की, और ये भी कहा कि भारत को चीन के मुकाबले में ज़्यादा उभरती हुई ताकत देखना चाहते हैं। आपकी नज़र में खित्ते की सूरत हाल क्या है, या उनके इन अल्फाज को कैसे लिया जा सकता है? देखिए, सारी बात इंटरलिंक्ड है। एक बात तो कश्मीर के हवाले से मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि कश्मीर अमेरिका के लिए अहम था, एक तो पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, और एक उसकी नज़रें कश्मीर पे थी कि इंडिपेंडेंट कश्मीर बन जाएगा तो आलमी साजिशों का हिस्सा बन सकता है, वहाँ से बैठकर वो इंडिया को भी कंट्रोल कर सकता है, पाकिस्तान को भी, सेंट्रल एशिया को भी, चीन पे नज़र रख सकता है। लेकिन जब से उसने अफगानिस्तान में अपने पंजे गाड़े हैं तो उसे अब कश्मीर की ज़रूरत रही, वही काम अफगानिस्तान जो है ना पूरे कर रहा है। ये तो एक बात। अब जिस बात पर हमारा झगड़ा है उनके साथ, अमेरिका के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है और जिस पे हमारे मज़ाकरात भी हुए हैं, वो ये है कि वो अफगानिस्तान में इंडिया को जब वो फ़ौजें निकल जाएं अमेरिका और नेटो की 2014 में, तो अहम रोल देना चाहते हैं। हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि इस तरफ इंडिया हो उस तरफ भी इंडिया हो, हम तो सैंडविच हो जाएंगे ना जी। और उनके कौंसल खानों से पहले ही हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो साजिशें हो रही हैं, बगावतें हो रही हैं, वो चलती रहेंगी।
वो उसको और यानी हमारे सर पर भी इंडिया को मुसल्लत करना चाहते हैं, और इंडिया वहाँ कुछ जो रोल लेना चाहता है वो बाहर अब शो नहीं कर रहा, लेकिन अंदर खाने ये है। तो ये जो एक मसला है हमारे लिए, इंडिया का अफगानिस्तान में रोल या शमाली इत्तेहाद का रोल, ये कहने के मुताबिक है कि वो वहाँ एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को अफगानिस्तान में स्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात उनका ये कहना कि चीन के मुकाबले में हम चाहते हैं कि ये उभरती हुई ताकत के तौर पर, ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर, आजकल मगरब के पूरे अखबारात और तज्जिए इस बात से भरे होते हैं कि चीन जो है नंबर 1 आगे जा रहा है और उसके बाद इंडिया जा रहा है, यानी कि ऊपर खुदा नीचे पटवारी वाली बात हो गई है। और इतना तजिया उनका लंबा पड़ता है कि आज से 20-30 साल के बाद दुनिया की इकॉनमी में नंबर 1 तो चीन होगा, नंबर 2 तो शायद अमेरिका हो, और नंबर 3 लेकिन इंडिया होगा, फिर ब्राज़ील वगैरह बाद में आते हैं। ये यूरोप को पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने। तो इस पूरे तजिए के बाद वो जिस तरह चाहता है कि चीन के मुकाबले में इंडिया खड़ा हो जाए, वो लगता नहीं कि उसके पाँव में इतनी जान है। वो मिट्टी के पाँव हैं, लकड़ी के भी नहीं है, और वो पाँव इस काबिल नहीं है कि इतना बोझ सहार सकें। वो साउथ चाइना सी में ये उसको धकेल रहे हैं कि लेके जा अपनी नेवी, वो भागता है। वो कोई इस तरह का काम करने को तैयार नहीं है। वहाँ उनके यहाँ एक प्रोटेस्ट भी है, रिएक्शन भी है, नेक्सलाइट माउस भी बड़े मजबूत हैं इंडिया के अंदर, जो कि प्रो चाइना पॉलिसीज जो है ना उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा इंडिया को इस्तेमाल करना चीन के खिलाफ। हाँ, तो उनकी इमर्जिंग पावर के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर जो उसको बूस्ट दे रहे हैं, ये सारी पॉलिसियाँ जो हैं पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है। और हमारा झगड़ा इस बात पर नहीं कि कंटेनर की फीस बढ़ा दी जाए, या इस बात पे नहीं है कि आप माफ़ी मांग लें। असल झगड़ा हमारा यही है कि आप अफगानिस्तान में इंडिया को रोल दे रहे हो और इंडिया को इतनी अहमियत दे रहे हो कि उसको चीन के खिलाफ लड़ा रहे हो। अगर ये बात है तो हमारा कुदरती जो हलीफ है इस खित्ते में वो चीन बनता है, अमेरिका नहीं बनता है। सही, यानी ये कहा जा सकता है कि ये सदर ओबामा की खाम ख्याली है कि वो हाँ, चीन के मुकाबले में इंडिया को जो है वो देखना इस्तेमाल चाहते किया आपने जी। अच्छा मीर साहब, मलिक रियाज के हवाले से बड़ा इशू था, हमने अपने प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज की तौहीन अदालत का जो मुकदमा है उसमें आज एक नई पेशरफ्त हुई। उनके वकील ने नए कानून का सहारा लेते हुए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी और ये भी इस्तदा की कि उनके खिलाफ जो फ़र्द जुर्म है वो रोकी जाए। आप क्या समझते हैं, अदालत ने ये कार्रवाई जो है वो मौखर कर दी है, क्या आप समझते हैं कि अब नया कानून जेर बहस आएगा, क्या सूरत हाल? हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर बासत जो इनके वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े सोबर आदमी हैं, बात बड़ी ठहर ठहर के संभल के करते हैं और लॉजिकल करते हैं। उन्होंने कहा साहब ये जब कानून आया कि जब कानून जो कहा जा रहा है कि हमारे लिए आया, हमारे लिए तो है नहीं, अगर है तो आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें। आज कोर्ट ने उसको कोर्ट भी किया कि आपने कहा था इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये जब आइन में मौजूद है 2206 204 दफ़ा के तहत कोर्ट को इख्तियारत हासिल है, तो ये कानून तो कोई मान नहीं रखता। इस कानून के बारे में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने कहा था कि 4 फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम चाहिए इसको समझने के लिए। तो कानून के खिलाफ तो एक फ़ज़ा बनी हुई थी और लगता था कि ये, लेकिन आज उन्होंने कहा कि साहब हमने तो इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है, और इंट्रा कोर्ट अपील में पहला मरहला ये है कि कार्रवाई मुअत्तल हो जाती है। यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स है ना, तो कार्रवाई तो मुअत्तल हो गई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस तरह के जितने मुकदमे आ रहे हैं, अदालतें उस कोर्ट को पेश करके बड़े आराम से सहल तरीके से उस पर तबसरा करती हैं। ये लगता था ना कि कोर्ट में आएगा वो फाड़ के फेंक देंगे और इसको अंडू कर देंगे। कोर्ट वो काम नहीं कर रहा। अच्छा। वो एक पूरा एक लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है, इसको ले रहा है, अब इस पर बहस करेगा और ये कानून है कि नहीं है, ये मेंटेनेबल सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये इसको स्ट्राइक डाउन किया जाना कि नहीं किया जाना, इस पे वो रैश रिमार्क्स नहीं दे रहा। जिसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट के किए हुए फैसले को कोई फौरी तौर पे इस तरह छेड़कर एक टसल पैदा नहीं करना चाहता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रीड करना चाहिए कि ये तो हो सकता था कि वो एक तरह की कन्फ्रंटेशन की एक पॉलिसी बनाते और कहते साहब ये तो कानून है ही गैर आईनी, इसको ख़त्म करते हैं। उन्होंने उस बात को लिया, ठीक है 31 तारीख को आ जाइए, दलाइल दीजिए, जो कर सकते हैं तो कीजिए। डायरेक्ट अपील भी हो चुकी है इस कानून के खिलाफ, इस पर अलग बहस भी होगी। अब फिर ये कब बनता है अहम मामला और कब इस पर गुफ्तगू होती है और कब इसको लेकर बात की जाती है, हो सकता है कि जब 25 तारीख को परवेज़ अशरफ का केस पेश हो इस पर तौहीन अदालत का, उसमें कोर्ट एक मौक़िफ़ बड़े वजाहत के साथ दे, ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए 31 तारीख दी है ताकि 25 को जो एक फ़ैसला एक बड़े बेंच ने या अहम बेंच ने करना है, उसके बाद ये इसको दिया जाए। तो कोर्ट बहुत जिसे कहते हैं ना अदालती रेस्ट्रेंट के साथ, तहम्मुल के साथ मामला को आगे ले जा रहे हैं, रैशली उसको नहीं दे रहे हैं। हालांकि इल्ज़ाम उस पर लग रहा है जी वो सबको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में मलिक रियाज तक के केस पे उन्होंने जिस तरह इस तहम्मुल का मुजाहरा किया है और ख़ास तौर पर इस कानून के हवाले से जो अदालत ही को एक तरह का काबू करने के लिए बनाया गया है,
ये बहुत सिग्निफिकेंट है।